मिनट सुन लीजिए। चैप्टर नंबर है अपना 8, संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों पढ़ना है, यानी भाग 5 पढ़ना है 52 से। भाग 5 में हम लोग को ऐसे आर्टिकल जो पढ़ना है वो पढ़ना है 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। लेकिन उसमें संघ की कार्यपालिका का उल्लेख जो है 52 से 78 में किया गया है, और इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी सब आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति 52 से स्टार्ट होगा, उपराष्ट्रपति 63 से स्टार्ट होगा, मंत्रिपरिषद 75 में है और महान्यायवादी 76 में है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति चैप्टर आएगा। राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, प्रथम नागरिक होता है, समस्त कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। उसके बाद भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम कर सकता है। 53 का 1 और 53 का क्लास 2 में क्या है, सभी सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, संवैधानिक प्रधान हुआ, औपचारिक प्रधान हुआ, सब यही होता है। किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है, तो एक तो 53 में है, एक 74 में, एक 75 में। ये तीनों मिला के पढ़ने से राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति क्या है वो स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि 53 में ऐसा वही पढ़े अभी, संघ का कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगा और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम कर सकता है। और 74 में क्या है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित उपबंध विशेष, और उसी के सलाह से ही काम करेगा। तो इससे पता चलता है संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी। कौन राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु कार्यकारी नहीं, ये राष्ट्रपति। कार्यकारी प्रमुख तो होता है, कार्यकारी प्रमुख नहीं होता, नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्या, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में सम्मिलित सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संगमनीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान होता है। 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली पुडुचेरी को शामिल किया गया। अनुच्छेद 56 इसके पदावधि से संबंधित बात करता है, जैसे कि बनने के बाद 5 साल तक रहेगा। उसके बाद अगला है 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, या तो ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे, ठीक है, या तो मर भी जाए इस टाइप का, ठीक है। इसके अगर ये संविधान का अतिक्रमण कर ले तो उस पर महाभियोग लगा के 61 के तहत किया जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जब ये इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा इनका उपराष्ट्रपति के पास जाएगा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसको देते हैं, लोकसभा स्पीकर को देते हैं, ठीक है। ये 56 के क्लास 2 में है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए एक से अधिक बार योग्य है, इस अर्थात इसका मतलब भारत में कोई व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 57 में है, संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारतीय का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके बाद अगर चुनाव में भाग लेने लेगा तो इसको जमानत राशि के तौर पर कितना जमा करवाना पड़ता है, 15,000। जब ये अगर मान के चलिए कि मत पर कुल वैध मतों का, कुल पड़े वैध मतों का ये 1/6 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है, तो ये 15,000 भी जिसका जमानत राशि चला जाता है। उसके बाद जो है इसके लिए प्रस्तावक कितना चाहिए, 50, अनुमोदक भी कितना चाहिए, 50, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है, ब्रिटेन के। भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य क्या असमानता है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन का वंशानुगत होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, किस आर्टिकल में बताइए, ये वाला याद है आप लोग को, उच्चतम न्यायालय करता है, बताइए फटाक से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है उच्चतम न्यायालय, किस आर्टिकल, 71, ठीक है, गुड गुड गुड, वाह। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है अनुच्छेद 60 में, ठीक है। राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख। राष्ट्रपति का शपथ इस प्रकार है, शपथ यथा मैं अमुक व्यक्ति श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद या कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा। आगे, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अनुच्छेद 59 के 3 पढ़े थे ना, कि राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ शर्त होगा, उस शर्त को आपको फॉलो करना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन में रहना पड़ेगा, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो वेतन ग्रहण करना पड़ेगा, राष्ट्रपति का जो गाड़ी मिलता है उस गाड़ी में घूमना पड़ेगा। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, सब वहाँ पे करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन है इनके। इसका एक राष्ट्रपति बन जाएगा वो घरे से राष्ट्रपति गरीब उसे नहीं चलेगा।
अनुच्छेद 59 के 4 के अनुसार किसके उपलब्धियों, वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति के। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उक्त सदस्यता राष्ट्रपति पद प्राप्ति के पूर्व त्याग दी है। निम्नोक्ति वर्णित है अनुच्छेद 59 में। मतलब कि क्या बोल रहा है ये? हाँ, मतलब राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पूर्व त्याग दिया है। ठीक है, कल पढ़े थे ना, लाभ के पद वाला कंडीशन नहीं आया था ये। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाएगा? किसी भी सदन में। एकल संक्रमणीय मत का मतलब क्या होता है? यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम में देगा जितने प्रत्याशी हैं। ठीक है। संविधान के चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है राष्ट्रपति वाला में। निश्चित मतों का भाग, ये क्या दे दिया है? DOYS की है, गड़बड़ा दिया है। अच्छा, इसको देखेंगे, इसको 10वीं कांड से देखते हैं। किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? देखिए, एक विधायक के मत का मूल्य होता है वो राज्य के कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुने 1/100 नहीं होगा, 1/1000 होगा ना। ठीक है, 1000 कर लेना इसको। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस वर्ष की जनगणना को आधार बनाया गया है? 1971। सोइएगा मत आप लोग। एक सांसद के मत का मूल्य कितना होता है? सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल मूल्य। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष तक 1971 की जनगणना को आधार माना गया है? यानी कि देखिए, पहले आधार बनेगा तो 1971, फिर ये 84वां संविधान संशोधन हुआ ना 2001 में, उसके द्वारा फिक्स कर दिया गया है 1971 के को हटा के 2026 किया जाता है क्या? चलिए, अच्छा, हाँ, मतलब 1971 का जो आधार वर्ष है वो 2026 तक लागू होगा। उसके बाद जो परिसीमन होगा उसके अनुसार फिर चेंज हो जाएगा क्या? जो भी हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक रहते हैं? 56 के क्लॉज 1 के तहत 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्ति पर कब तक पद पर बना रह सकता है? जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? कुल पड़े वैध मतों के आधे यानी 50% से एक मत अधिक, अर्थात 50% प्लस 1 प्राप्त करना पड़ेगा। यानी कि कितना, जितना भी वैलिड वोट होगा ना, और इस बार कितना पड़ा था जी? 4000 कुछ वोट पड़ा था ना, पड़े थे ना, आएगा। यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उसकी मृत्यु, ठीक है, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो आप ही बताइए, तो पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव करने का प्रावधान है? 6 महीने। ठीक, गुड। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, या वो भी नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु नेतृत्व नहीं करता है। निम्न उक्ति किसके पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार से हटाया जा सकता है उसके पद से? महाभियोग द्वारा। इम्पीचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 61 में है। भारत के राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देता है? लोकसभा स्पीकर को देता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग में सम्मिलित नहीं होता है? राज्यों की विधानसभाएं, और उसमें वो जोड़ लीजिएगा, दिल्ली पुडुचेरी भी हो जाएगा, है ना, विधानसभा। राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए कार्यकाल के दौरान न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता है? दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे, है ना, अनुच्छेद 361 के 4, राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए, व्यक्तिगत कार्य लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, व्यक्तिगत कार्यों के लिए दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीधा मार कहते नहीं हो, चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 361 के क्लॉज 4 में कहता है कि अगर राष्ट्रपति कोई व्यक्तिगत कार्य ऐसा कर लिए हैं
उसके लिए उसको दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, कार्यकाल के दौरान भी चलाया जा सकता है। ठीक है, सही है। 361 मतलब आपको 360 में आपातकाल है ना, वित्तीय आपातकाल, उसके बाद यही सब प्रावधान स्टार्ट हो जाता है 361 में। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब ही अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है प्रेसिडेंट की। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया है? अनुच्छेद 123। और आप बताइए कि ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से मतलब इसमें एक्ट में था? 1861। राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख है आर्टिकल 72 में। किन अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है? संघीय विधि के विरुद्ध अपराधों के दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंड में। ठीक है, सेना मामले में भी माफ कर सकता है। नहीं कर सकता है, कर सकता है। पहले था कि नहीं कर सकता, बाद में कर दो। परिस्थितियां, हाँ बोलिए। बहुत अंतर है, बहुत। राज्यपाल नहीं कर सकता ये काम, सेना के मामले में भी ये माफी दे सकता है। परिस्थितियां जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है: जब वह सदन में अपना बहुमत खो देता है, या जब अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है, तो वैसे प्रधानमंत्री को ये टिनका देते हैं, कहते हैं ना। जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, या जब राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत हो जाता है कि सरकार का बहुमत नहीं है, और जब प्रधानमंत्री लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देता है, इसलिए तब उसके समय, ऐसे समय में नई बात मानता है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां। बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम लोग सारे क्षमादान को क्लियर करते हुए ये देखने का प्रयास करेंगे कि तो बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे क्षमादान कितने प्रकार के हैं। क्षमादान है टोटल 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। उसको याद कर लेते हैं। एक है लघुकरण, परिहार, क्षमा, प्रविलंबन, विराम। देखिए, क्षमा, लघुकरण, इसमें सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ, हम लोग इसको थोड़ा इंग्लिश में भी याद करते हैं। CRPR। देखिए, CRPRR, CRPRR। देखिए, पहला है कम्यूट, हाँ, नहीं CP ट्रिपल आर होगा, CP ट्रिपल आर। ठीक है, CP ट्रिपल आर होगा, CPRQ होगा। ठीक है, चलिए, C से हो गया कम्यूट मतलब लघुकरण, P से हो गया पार्डन मतलब क्षमा, पहला R से हो गया रेमिशन मतलब परिहार, अगला R से हो गया रिप्राइव मतलब प्रविलंबन, और अगला लास्ट वाला R से हो गया रेस्पाइट विराम। एक बार फिर से बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। C से क्या हो गया था? कम्यूट, P से हो गया पार्डन, R से हो गया, पहला R से रेमिशन, दूसरा R से रिप्राइव, और तीसरा R से रेस्पाइट। आइए समझते हैं बात को। लघुकरण, ये हो गया 5 प्रकार से राष्ट्रपति साहब क्षमा कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। अब सबके मीनिंग को समझते हैं, आखिर क्या है सबके इसमें। सबसे पहले क्षमादान को उड़ा देते हैं। ठीक है, मामला कोई भी हो, पूर्णतः दंड से मुक्ति दे दिए, यही है ना, क्षमा हो गया। तो इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंड आदेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। क्षमा देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता, बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया था। सबसे अच्छा मजेदार यही है, क्षमा। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग लघुकरण। ठीक है, लघुकरण नाम से ही कैसा लग रहा है? किस छोटा करना, कम करना, कम करना। ठीक है, तो क्या होता है, अब मान के चलिए कि किसको कम करना? कठोर प्रवृत्ति वाली सजा को कम करना। ठीक है, लघुकरण मतलब तो छोटा करना या कम करना, लेकिन किसको कम करना? कठोर प्रवृत्ति वाली सजा को कम करना। अगर मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को फांसी दिया गया था तो उसको आजीवन कारावास दे देगा, किसी को आजीवन कारावास दे दिया तो उसको 10 साल का कारावास दे देगा, 15 साल का दे देगा या 5 साल का दे देगा, वही बात। तो किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना। तो लघुकरण क्लियर हो गया, 2।
तीसरा चलते हैं हम लोग रेमिशन पे, परिहार। परिहार अच्छा है, देखिए परिहार में क्या होता है बताइए। इसमें सजा की प्रकृति चेंज नहीं होगी। लघुकरण में भी सजा कम होता है, परिहार में भी सजा कम होता है। अंतर यही है, लघुकरण में सजा की प्रकृति चेंज हो जाती है ना। जैसे कि प्रकृति चेंज हुआ ना, फांसी से आजीवन कारावास दिया गया, या आजीवन कारावास से कठोर कारावास दे दिया, प्रकृति चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, इसका अर्थ है दंड के आदेश की प्रकृति को बदला नहीं जाएगा, बल्कि दंड की मात्रा को कम किया जाएगा। जैसे कि 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष, यानी कि वर्ष वाला सिस्टम ही रहेगा, लेकिन 5 के जगह 2 हो गया। तो प्रकृति चेंज नहीं होगा और फिर भी सजा थोड़ी कम कर दी जाएगी, तो परिहार कर दिया, परिहार रेमिशन कर दिया गया। उसके बाद आते हैं हम लोग रिप्राइव पे। रिप्राइव का मतलब होता है कि सीधा समझिए, किसी को अगर मृत्यु दंड दे दिया गया है और फलाना डेट मुकर्रर हो गया है कि भाई इस तारीख को 6 बजे मृत्यु दंड उसको दे दिया जाएगा, फांसी की सजा दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा उसको लगता है उस व्यक्ति को कि हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि हम निर्दोष हैं और हमको फांसी की सजा नहीं दी जाए, और हमको थोड़ा वक्त चाहिए अपने निर्दोषता को साबित करने के लिए, तो इसको अनिश्चित समय तक, ठीक है, जब तक चाहे अनिश्चित समय तक राष्ट्रपति क्या करेगा, निलंबित कर देता है, ठीक है, मतलब सजा को टाल देता है कि हाँ ठीक है अभी डेट मुकर्रर करेंगे बाद में। तो इसका अर्थ है कि मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, ठीक है, अस्थायी तौर पर। हो सकता है कि जब तक उसको दे दे, हाँ 1 महीना का टाइम देते हैं, अगले महीने तक तुम लाओ, नहीं ला पाए तो तुमको देंगे। रेस्पाइट पे आइए। रेस्पाइट पे क्या होता है, इसमें किसी विशेष परिस्थिति का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। विशिष्ट अवस्था क्या हो सकता है, गर्भवती स्त्रियों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना, है ना। विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति को, इसको एक बार अच्छे से फिर वीडियो में देख लीजिएगा। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्षमादान वाला आता है क्वेश्चन तो वहाँ पे बत्ती गुल हो जाता है, दरोगा वगैरह में पूछ लेता है कभी कभी। यहाँ इतने चीज कर लिए हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है, संसद के स्थगन के समय। संसद का या तो कोई एक सदन सत्र में नहीं हो, या दूसरा नहीं हो, या दोनों नहीं हो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में 127 का प्रयोग करके संसद के स्थगन के समय ये जारी करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव होता है अधिनियम के समान, ठीक है। जो अध्यादेश की समय सीमा होती है संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक है, देख लीजिए अध्यादेश। यस, अध्यादेश की समय सीमा होती है जब जैसे ही संसद सत्र में आ जाएगा उसके बाद ये 6 सप्ताह तक ही वैलिड रहता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, कौन सी सूची पर, राज सूची के विषय पर। अब लेकिन यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो तो राज सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कंडीशन अप्लाई, एक तरफ नहीं कर सकता था, एक तरफ कर सकता था, आपातकाल में या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन हेतु उम्मीदवार के कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक होना चाहिए, पहले जिक्र हो गया। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, गुड। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की पूर्व सूचना उसे कितने दिन पूर्व देनी चाहिए, 14 दिन पूर्व देनी चाहिए, अनुच्छेद 61 का क्लाउज 2 में है, ठीक है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। हम बताएं क्यों अर्धन्यायिक है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन हटाने में भाग नहीं लेते हैं, और वह प्रक्रिया जिसमें सभी सदस्य जब स्टार्टिंग में आए और बाद में नहीं आए और कुछ सदस्यों के द्वारा ही बाद वाली प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया, इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। यानी आधा ही न्याय हुआ, आधा ही न्याय हुआ कहने का मतलब कि अरे आए थे तो पूरे सभी लोग चुनने के लिए, और जब हटाने की बारी आए तो हम कुछ लोगों को ही मौका मिला, तो आधा ही लोगों को मौका मिला, तो आधा तो न्यायिक हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, हाँ बोलिए। अच्छा, ये भी हो सकता है, लेकिन हम कहीं सुने थे कि यार ये नीचे वाला लोग। अच्छा चलिए दोनों दिमाग में रख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होना चाहिए,
समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। कितना बहुमत से? 2/3 बहुमत से। ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा लिया गया? अनुच्छेद 71 जिक्र कर लिए हैं। किस संविधान संशोधन, और कुछ संविधान संशोधन हम लोग कलेक्ट कर लेंगे राष्ट्रपति का, ठीक है, एक जगह कलेक्ट कर लेंगे तो मेंस में डालने में अच्छा रहेगा। किस संविधान संशोधन में उल्लेख है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा? 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? किनको समझ में नहीं आया बताइए? ठीक है, बताते हैं। देखिए, कहने का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के मेंबर आए ना, संसद के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित और दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा। अब मान के चलिए कि किसी राज्य का विधानसभा अभी भंग है, ठीक है, जैसे 3-4 राज्य का विधानसभा भंग है, तो वहां का मेंबर अभी मान के चलिए तो आ नहीं पाएगा, नहीं ना आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो अब निर्वाचक मंडल तो पूरा नहीं हो रहा है। निर्वाचक मंडल में कुछ सदस्य भी अगर नहीं आ रहे तो निर्वाचक मंडल तो पूरा नहीं हो रहा है। तो अब देखिए कि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं हो रहा है तो क्या इलेक्शन राष्ट्रपति का रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर बाय इनकेस चुनाव को राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, पहले ये बात था, 11वां संविधान संशोधन 1961 से पहले प्रावधान था कि अगर निर्वाचक मंडल पूरा नहीं रहेगा तो इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन को टाला जाएगा, ठीक है, ऐसा था। लेकिन देखा गया कि राष्ट्रपति एक दिन के लिए भी वो पद खाली नहीं रह सकता है, नहीं तो क्या कहते हैं उसको, शून्यता मतलब का ये आ जाता है देश में। तो उसीलिए कहता है कि किस संविधान संशोधन हुआ, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में, जिसके तहत यह डिसाइड कर दिया गया, यह फिक्स कर दिया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जब भी होगा उसका निर्वाचक मंडल अगर रिक्त भी रहे, पूरा रहे या नहीं रहे, इस आधार पर जो है चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, चुनाव होगा और जितना रहेगा उतने में से चुना जाएगा। कोई दिक्कत? अब हो गया ना? अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब नहीं होगा? जब वो विधान परिषद का सदस्य होता है, यानी उच्च सदन का, और विधान परिषद के मेंबर को नहीं मिलता अनुमति। अब राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य व कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां देखेंगे, उनका कर्तव्य देखेंगे और उनकी कार्यकारी शक्तियां क्या है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, पता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पता है, तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, यही पता। और यहीं पे एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति इन लोगों की नियुक्ति तो करते हैं लेकिन मंत्री की, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री को हटा नहीं सकते हैं, बल्कि मंत्री को कौन बर्खास्त कर सकता है? सेट में आया था क्वेश्चन, पीएम। गुड। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ये सब आ जाएगा कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में देख लिए कि भारत सरकार के जितने भी काम होंगे सब राष्ट्रपति के नाम से होंगे, पहला हुआ कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति करता है, दूसरा। और वही सब वे सब प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद मतलब इनके विवेक पे काम करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। विधायी शक्ति में देखिए, विधायी शक्ति में देखिए आते हैं, विधायी शक्ति में देखिए संसद वाला टोटल टर्म आएगा। देखिए, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है, विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकता है, विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, वह संसद के संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाता है 108 के तहत, ये भी विधायी हो गया। आइए वित्तीय देखते हैं, वित्तीय में पैसा रुपया वाला होगा। धन वन विधेयक, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ओके। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद में के समक्ष रखवाते हैं। अगला, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, आर्टिकल 280 के तहत। कितना सदस्य होता है इसमें? 5। 4 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं। न्यायिक शक्तियां में देखिए, न्यायिक शक्ति में उच्चतम न्यायालय के दिमाग में रखेंगे। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। गुड। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमादान भी दे सकते हैं, आर्टिकल 72। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर परामर्श भी मांग सकते हैं, आर्टिकल 143। क्लियर? चलिए, कूटनीतिक शक्तियां,
अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों एवं उच्चायुक्त को भेजते हैं, राष्ट्रपति ही भेजते हैं, याद रखिएगा। सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। और पहले बता दें, राष्ट्रपति थल जल वायु के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं, यानी जल थल और वायु के प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ व समाप्ति की घोषणा करते हैं। फिर आपातकालीन शक्तियां में आते हैं, इसी को हम लोग मेंस में भी करेंगे आज। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 दोनों में है, दोनों का अंतर बताएंगे क्यों है, ठीक है। 356 में डायरेक्ट है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, राज्यपाल उसको सिफारिश किया राष्ट्रपति साहब को, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। 365 में क्या है कि संसद कोई कानून बनाई और कोई राज्य लागू नहीं करना चाहता है तो संसद 365 के तहत पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगा के उसको नाथेगी, तब उसके बाद अपना जो कानून बनाई उसको लागू इम्प्लीमेंट करवा देगी। वित्तीय आपातकाल 360 में नीचे आइए। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक में पहले सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था क्या, बता जल्दी, 76 आर्टिकल में महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बाद आया 148 में, देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, अन्य और मुख्य दोनों को यही करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और उसके सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं। राज्य के राज्यपालों के, वित्त आयोग के अध्यक्ष के और एवं सदस्यों आदि के नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और भी चीज है, ऐसा नहीं इतनी ही, हाँ ऊपर पड़े थे। अंतर्राज्यीय परिषद, ये क्वेश्चन अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, देखिए अंतर्राज्यीय परिषद, एक होता है क्षेत्रीय परिषद, बताइए क्षेत्रीय परिषद पता है, यही मंत्री अध्यक्ष होता है क्षेत्रीय परिषद का। एक सेकंड, पानी पीने दीजिए थोड़ा सा। किसी क्षेत्र को अनुसूचित कौन घोषित करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, गुड। वह राष्ट्रपति कौन थे जिसके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी, कल ने पूछे था, बताइए, एकदम याद हो जाना चाहिए वहां पे, बीबी गिरी, ठीक है, बीबी गिरी ना, देखिए बी में 2 अक्षर है ना, गिर गया था पहला बार में, ठीक है, तो दोबारा इसको किया गया, बीबी गिर गया पहला बार में, ऐसे याद रखिए। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, 9 से निर्विरोध, 9 से नीलम संजीव रेड्डी हो गया, ठीक है, 9 से नीलम, 9 से देखिए बीबी गिरी, बीबी में 2 अक्षर, गिरी मतलब गिर गया, तो पहला बार में गिर गया था तो दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी, याद हो गया, एक तो क्लियर। ऐसे करके 10 तो फैक्ट याद करवा देते हैं ना। भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, 9 से निर्विरोध, 9 से नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा भी याद कर लीजिए फटाक से, दूसरा द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, बिहार से, ये बहुत बेकार है क्वेश्चन, याद ही रहता सबको। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे, देखिए सुनिए क्वेश्चन ध्यान से, कौन से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद की सुनवाई कर रहे थे आर्टिकल 71 के तहत, यही बीबी गिरी, ठीक है, बीबी गिरी के बारे में 2 फैक्ट आया ना, दूसरे चक्र की मतगणना हुई और निर्वाचन वाला विवाद हो गया था, ये गए थे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक और बताइए, दूसरा बताइए जल्दी से फटाक, रामनाथ कोविंद, ठीक है, ठीक है। रामनाथ कोविंद है कहाँ से, ऐसे कौन राज्य बेसिकली, ये बता सकते हैं, आपको लग रहा है राजस्थान का है, यूपी या राजस्थान कहीं का है, जैसे पता नहीं, यूपी का ही होगा सर। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, देखिए यहाँ पे अब बात उठता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, बड़ी कंफ्यूजन होता है। एक होता है 1 2 3 4 5 6, एक आदमी अगर मान के लिए एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति हो गया तो क्रम उसका एक प्रकार से वाला हुआ, एक होता है व्यक्तिगत क्रम, ओके, इंडिविजुअल। तो अब राजेंद्र प्रसाद 2 बार थे तो उसका तो 1 नंबर में राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर में राजेंद्र प्रसाद, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ही पूछा जाता है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो वो 12वें नंबर की थी, और लेकिन कार्यकाल के अनुसार, यानी 2 प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को याद रखेंगे, कार्यकाल के अनुसार 14वें है, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, यानी कि एक तरह से देखिए लास्ट टाइम के जो राष्ट्रपति है ना, अगर उनको ये करना है ना, क्या कहते हैं, कार्यकाल के अनुसार निकलना है तो उसमें क्या करना है, 2 बढ़ा देना है, क्या जी,
इस टाइप से याद रख सकते हैं। यस यस। 14वां है वो क्या कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति को लगा के। यस। लेकिन अभी अभी इंडिविजुअल की बात किया जाए तो ये बॉडी के अनुसार कितने नंबर पे आ जाएगी, क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू? क्या? अरे 12 हुई प्रतिभा पाटिल, 13वां कौन आए थे? प्रणब मुखर्जी। 14वां कोविंद। 15वां हो गई मुर्मू, हो गया ना 15वां मुर्मू। 15 में 2 जोड़ दीजिएगा, 17वां हो जाएगा ये कार्यकाल के अनुसार। हो गया दोनों बात। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 87। अब देखिए, एक अनुच्छेद है 86, एक है 87। ठीक है, एक है 86, एक है 87। दोनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। ठीक है, लेकिन वही 87 में क्या है कि भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देगा? संसद के दोनों सदनों में एक साथ। विशेष अभिभाषण है 87 में, नॉर्मल अभिभाषण है 86 में। ओके, एड्रेस करना बोलते हैं इसको। एड्रेस करना मतलब कि प्रत्येक साल के किसी भी संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करना। जब नया लोकसभा का चुनाव होता है तब जाके फिर राष्ट्रपति नए लोकसभा के सदस्यों के सामने अपना अभिभाषण देते हैं। आर्टिकल 87 से भारत के, हाँ बोलिए मुकेश सर, कुछ बोलना चाहते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, एम हिदायतुल्लाह। अब यही सब फैक्चुअल डेटा आएगा, ठीक है, याद रखना है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। बीबी गिरी के बारे में 3 फैक्ट याद हो गया। दूसरे चरण की मतगणना, निर्वाचन का विवाद के से संबंधित उसमें कोर्ट में गए थे, और 4th नंबर के थे। भारत के मिसाइल मैन का किस राष्ट्रपति को कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, कौन कौन से राज्य से थे बता सकते हैं? केरल की तमिलनाडु। ठीक है, बहुत संघर्ष कर कहानी इनका। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ऐसे बहुत लोग नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी ही ऑप्शन में होगा, इसलिए वहीं से चुन के दे दिया। भारत के राष्ट्रपतियों, हाँ क्योंकि क्योंकि आपको ये याद करना है कि कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति हुए। 6 है, 6 या 7 है। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा, तो बाकी जो बचे हुए हैं वो तो डायरेक्ट बना है, इसका मतलब समझ गए ना? तो वो हम लोग देख लेंगे, तो जब उपराष्ट्रपति चैप्टर आएगा ना वहाँ पे हम लोग उसको रखेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाने जाते हैं, राधा कृष्णन। ठीक है, और इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये पे कहाँ पे थे उस टाइम में राजदूत, राष्ट्रपति बनने से पूर्व? हाँ, रसिया। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस के से संबंधित रहे थे? बीबी गिरी। देखिए, बीबी गिरी के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है जी, 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन इसको याद कर लीजिए अच्छे से। फिर एक बार रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था बीबी गिरी के बारे में? दूसरे चरण की मतगणना होगी। तीसरा क्या था? चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। चौथा उसके बाद क्वेश्चन क्या था? वहां पे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे। ठीक है, और ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित रहे, और है ना, और हो गया, और क्या था? यही तो आया था। चलिए, 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति एक ही आदमी है अभी तक। राष्ट्रपति भवन को तैयार किया था एडविन लुटियन। अब यहाँ देखिए, इसमें आप क्या कर, भारत के राष्ट्रपति हैं, नाम है, अवधि है। ठीक है, उतना कुछ याद नहीं करना, ऐसे याद करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50 से 62, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67, जाकिर हुसैन 67 से 69, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। बीबी गिरी कार्यवाहक बने थे पहले 69 से 69 में ही बने थे। ठीक है, कुछ दिन के लिए बने थे, मई से जुलाई तक, 3 महीने के लिए। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, फिर उसके बाद कार्यवाहक ही बने थे, ये भी 69 में ही बने थे। 69 में 2 कार्यवाहक आया था, इसको दोनों की याद रखना। 1969 में 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति आए। ठीक है, एक आए आपको लगभग 2-2.5 से 3 महीना के लिए, दूसरा आए केवल 1 महीना के लिए। ठीक है, बीबी कौन नहीं मरा ना, जाकिर हुसैन मरा ना पद पे रहते हुए। जाकिर हुसैन मरे तो बीबी गिरी को बनाया गया कार्यवाहक, फिर बीबी गिरी को हटा के इसको बनाया गया हिदायतुल्लाह को। बीबी गिरी मरा थोड़े, बीबी गिरी फिर बाद में दोबारा आया ना। बीबी गिरी बने 69 में बने, 74 तक रहे। फखरुद्दीन अली अहमद 74 में बने, 77 तक रहे, 3 साल। देखिए यहाँ पे बीबी गिरी। देखिए, हमको ऐसा लग रहा है क्या
जब जाकिर हुसैन मरे थे तो ये उपराष्ट्रपति के पद पे रहे होंगे, ठीक है। तो इसको कुछ दिन के लिए कार्यवाहक बना दिया गया होगा, ठीक है। अब 3 महीना कार्यवाहक बना दिया, लेकिन नियम क्या कहता है, 6 महीना से ज्यादा कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको हटा के फिर वो हिदायतुल्लाह को बनाया गया। लेकिन फिर इनको राष्ट्रपति के पद पर 3 महीना काम किया ना, तो इनको अच्छा लगा कि हम भी अब राष्ट्रपति बनने का इच्छा जाहिर किया ये, और ये इलेक्शन में खड़ा होकर बीबीगिरी में 1969 में बन भी गए ये। फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक रहे। बेटी जत्ती ये कार्यवाहक थे 77 से 77 में ही, 77 में ही यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 कार्यवाहक आ गए। 1969 में 2 कार्यवाहक, ठीक है, और 1977 में 1 कार्यवाहक बेटी जत्ती, ठीक है। चलिए, कल इसी बात पे जिक्र हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी 77 से लेकर 82 तक पूरे कार्यकाल के लिए बने ये। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 पूरे कार्यकाल। आर वेंकट रमन 87 से 92 पूरा कार्यकाल। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 पूरा कार्यकाल 5 साल। डॉक्टर आर के नारायणन, ठीक है, ये 1997 से 2002 पूरा कार्यकाल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूरा कार्यकाल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12 पूरा कार्यकाल पूरा किए। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 पूरा कार्यकाल। रामनाथ कोविंद 17 से अब तक नहीं, 17 से 22 तक, और 22 के बाद अभी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सॉरी ये द्रौपदी मुर्मू हाँ द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति देख लेते हैं एक बार, कितना टाइम हो गया है। ना चलिए अब हो गया, वीटो कल देखेंगे, ठीक है। वीटो अच्छा चीज है। चलिए कल मिलते हैं फिर इसमें, और तब करेंगे पार्ट 3।